Assalamualaikum, dear students, fellows, and professional fellows. First of all, I will like to introduce myself. My name is Abdul Qadir, and I am currently working as a pharmacist and analyst in drug testing laboratory, फैसलाबाद, पाकिस्तान। आज मेरी प्रेजेंटेशन का जो टॉपिक है वो है डिसइंटीग्रेशन, और डिसइंटीग्रेशन को हम डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू दी यूएसपी चैप्टर 701, जो बेसिकली डिसइंटीग्रेशन के रिलेटेड यूएसपी का जो चैप्टर 701 है, उसमें जो डिसइंटीग्रेशन के बेसिक प्रोसीजर और क्राइटेरियाज जो मेंशन किए गए हैं, एक्सप्लेन किए गए हैं, वो हम आसान वर्डिंग में इस प्रेजेंटेशन में उनको कवर करेंगे। और माइट बी कि ये प्रेजेंटेशन जो है मुझे उम्मीद है कि ये जो है वो स्टूडेंट्स के लिए ठीक है, और दूसरे जो फार्मेसी प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए जो है ये काफ़ी मददगार साबित होगी। सो here we go for the first slide. So first slide is USB definition. Okay, what is the basic definition of disintegration? सो यूएसपी किस तरह से जो है वो डिसइंटीग्रेशन को डिफाइन करेगा। यूएसपी डिफाइंस दैट कंप्लीट disintegration is defined as that state in which any residue of the unit except fragments of the insoluble coating or capsule shell remaining on the screen of the test apparatus are adhering to the lower surface of the disc, if used, is a soft mass having no probably firm core। अब इसमें जो ब्लैक लाइंस जो हाईलाइट्स की गई हैं, ये वैसे तो ओवरऑल पूरी डेफिनेशन ही है मैं, लेकिन जो ब्लैक लाइंस हाईलाइट्स की हैं वो, या जो वर्ड्स हैं ब्लैक, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बेसिकली डिसइंटीग्रेशन अगर हम आसान लफ्ज़ों में देखें, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, एक कॉन्सेप्ट है डिसइंटीग्रेशन का और एक कॉन्सेप्ट है डिसोल्यूशन का। बोथ कंसेप्ट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। बाज़ात कुछ स्टूडेंट्स और दूसरे जो फार्मेसी इंडिविजुअल्स हैं या जो पर्सनल्स हैं, वो डिसइंटीग्रेशन और डिसोल्यूशन में प्रॉपर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाते। सो फ़िलहाल जो है हमारा जो है वो टॉपिक डिसइंटीग्रेशन पे है। तो इसके अलावा जो डिसोल्यूशन है उसके ऊपर भी इंशाल्लाह से एक अलग से प्रेजेंटेशन बनाएंगे, उसको भी जो है वो कवर आउट करेंगे। बट बोथ कॉन्सेप्ट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। होप सो जो नेक्स्ट वीडियो आएगी इंशाल्लाह वो डिसोल्यूशन पे होगी। तो डिसोल्यूशन जो है वहाँ उसकी जो कंप्लीट जो अंडरस्टैंडिंग है वो आप वहाँ पे कवर अप कर लेंगे उसको। सो यहाँ पे डिसइंटीग्रेशन को अगर हम थोड़ा सा आसान लफ्ज़ों में समझने की कोशिश करें, देखें कोई भी मेडिसिन है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक टैबलेट है या कैप्सूल है, उसको जब हम ओरली इनटेक करते हैं, हम टैबलेट की एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, उसको जब ओरली इनटेक किया जाता है, सो सबसे पहले तो ये ड्रग को मेडिसिन के अंदर बेसिकली मेडिसिन इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स। फर्स्ट वन इज़ ड्रग, our API, active pharmaceutical ingredient, and second one is excipients। So ड्रग जब मेडिसिन जब जो है वो ओरल इनटेक की जाती है, इनसाइड जब जाती है, तो वहाँ पे मेडिसिन में से जो एक्सिपिएंट्स हैं उनमें से ड्रग का रिलीज़ होना ज़रूरी है। सो जब ड्रग रिलीज़ होगी तो एक्ट भी फिर ही करेगी, ज़ाहिर है। सो इट मीन्स के ड्रग के एक्शन से पहले मेडिसिन का टूटना ज़रूरी होता है, सही है। मेडिसिन टूटेगी तो फिर ही ड्रग रिलीज़ होगी ना, अदरवाइज़ तो ड्रग अगर मेडिसिन टूटेगी नहीं, ड्रग रिलीज़ नहीं होगी, तो उसका एक्शन कैसे जो है वो अपना प्रोड्यूस करेगी, सही है। तो फिर ये जो डिसइंटीग्रेशन का टेस्ट होता है, ये ड्रग एनालिसिस में बड़ी इम्पोर्टेंस रखता है, सही है। कि आया कि
ड्रग जो है उसको अपना एक्शन शो करने से पहले वो प्रॉपरली उस डोजेज फॉर्म में से वो रिलीज़ भी हो रही है कि नहीं, सही है? उसमें से डोजेज फॉर्म टूट के उसको रिलीज़ भी कर रही है कि नहीं। सो ड्रग जो है, सो ये कॉन्सेप्ट जो है वो डिसइंटीग्रेशन का इस हवाले से बड़ा अहम है, सही है? सो ड्रग एनालिसिस जब भी परफॉर्म किया जाता है, डिसइंटीग्रेशन और डिसोल्यूशन के जो टेस्ट होते हैं, इन केस ऑफ सॉलिड डोजेज फॉर्म्स, सही है? तो ये जो है वो बड़ी अहमियत के अमल होते हैं। फिर इनको जो है वो ड्रग एनालिसिस का जो है वो लाजमी तौर पे पार्ट बनाया जाता है, ठीक है? तो यूएसपी डिफाइन कुछ डिसइंटीग्रेशन को ऐसे करता है कि ये वो स्टेट है कि जहाँ पे कहता है कि एक्सेप्ट फ्रैगमेंट्स ऑफ इनसॉल्युबल कोटिंग और कैप्सूल शेल, सही है? कहता है कि जब आप डिसइंटीग्रेशन में आगे जाके आपको दिखाएँगे डिसइंटीग्रेशन अपरेटस, ठीक है? जब आप किसी भी डोज़ेज फ़ॉर्म को, टैबलेट को, सॉलिड डोज़ेज फ़ॉर्म को आप उस अपरेटस में रखते हो, तो वो कंडीशन जिस पे जाके वो एक सॉफ्ट मास की तरह रह जाए। इट डज़न्ट मीन कि आपने उस अपरेटस के अंदर रखा है तो वो कंप्लीटली तौर पर उस लिक्विड के अंदर हल हो गया, तो आप कहेंगे कि ये क्या है जी, डिसइंटीग्रेट हुआ, नहीं। वो नीचे अपरेटस के जो पैडल है, जो निचली साइड है, उसके ऊपर में भी बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि वो सॉफ्ट मास जैसा आपको कोई दिखाई देता है। तो बाज़ औक़ात ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि शायद टैबलेट जो है वो सही तरीके से डिसइंटीग्रेट नहीं हुई। हालाँकि ऐसा नहीं है, वो एक सॉफ्ट मास की हालत में आया है, तो इट मीन्स कि वो डिसइंटीग्रेट हो चुका है। उसके अंदर कोई फ़िल्म कोर नहीं है, आप उसको थोड़ा-सा जर्क करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो मास जो है वो वहाँ से डिसरप्ट हो जाएगा, ठीक है? तो वो वैनिश हो जाएगा लिक्विड के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर, सॉरी, सॉल्वेंट के अंदर जो भी आपने एम्प्लॉय किया हुआ है उस डिसइंटीग्रेशन अपरेटस में। सो बाज़ औक़ात ये होता है कि बाज़ औक़ात जो स्क्रीन होती है नीचे, उसके साथ क्या होता है कि आपको कोई इनसॉल्युबल फ्रैगमेंट्स भी नज़र आते हैं। वो एक्चुअली क्या होता है कि टैबलेट डिसइंटीग्रेट हो चुकी होती है, लेकिन वो इन केस ऑफ एंटायरिक कोटेड टैबलेट्स या दूसरी जो कोटिंग वाली टैबलेट्स होती हैं, ठीक है? वो जो है उनके जो इनसॉल्युबल, अब कोटिंग तो इनसॉल्युबल होती है ना, बाज़ औक़ात ये होता है कि टैबलेट सारी डिसइंटीग्रेट हो, लेकिन वो कोटिंग जो होती है, क्योंकि वो इनसॉल्युबल होती है, तो वो वहाँ से आपको एट द एंड नीचे जो है स्क्रीन के साथ वो चिपकी हुई दिखाई देती है। तो इन कंडीशंस में हम कह देते हैं कि हमारी जो डोजेज फॉर्म है वो कम्प्लीटली डिसइंटीग्रेट हो चुकी है। सो दिस इज़ दी compact definition of disintegration according to यूएसपी चैप्टर 701। सो नेक्स्ट चलते हैं स्लाइड की जानिब। ये एक डिसइंटीग्रेशन अपरेटस है जो कि शो किया गया है। तो इसके ऊपर ये देखें, ये एक बेसिकली जो है वो बास्केट रैक असम्बली है, सही है? जिसमें ये बास्केट रैक असम्बली है, ठीक है? जिसमें 6 ट्यूब्स जो हैं वो लगी हुई हैं, ठीक है? हम एट अ टाइम जो है वो 6 जो है वो डोजेज फॉर्म्स जो हैं वो इसके अंदर जो है वो टैबलेट्स जो हैं वो इसके अंदर जो है वो प्लेस कर सकते हैं, ठीक है? ये एक बास्केट रैक असम्बली है, ठीक है? फिर ये पूरा ऑपरेटस शो किया गया आपके सामने। नीचे जो है वो एक थर्मोसेंसर लगा हुआ है जो कि टेम्परेचर को जो है वो मेंटेन करता है, सही है? सो ये एक जो है वो डिसइंटीग्रेशन अपरेटस की जो है वो एक मैंने आपको झलक दिखाई हुई है। सो ये मैं आपको कोई ज़्यादा इसकी अपरेटस की अभी डीप नहीं लेके जाऊँगा। मैं एक्चुअली इसके ऊपर जो है वो एक अलग से वीडियो बनाना चाह रहा हूँ, सही है? तो आई थिंक सो कि ये एक थोड़ा-सा आपको इसका एक ओवरव्यू दे दिया है कि ये बेसिकली एक बास्केट रैक असम्बली होती है जिसमें 6 ट्यूब्स होती हैं। ये जो ट्यूब्स हैं 6, इनके ऊपर इनमें जो है वो आप अपनी डोजेज फॉर्म जो है वो टैबलेट जो है उसको प्लेस कर देते हैं, सही है? और ये नीचे थर्मोसेंसर जो है ये लगा हुआ है। तो इस तरह से ये एक आपके सामने जो है वो डिसइंटीग्रेशन अपरेटस है। इंशाल्लाह इसकी जो है वो अलग से एक जो है वो प्रेजेंटेशन बना के इसको डिटेल
जो है वो डायमेंशन वाइज जो है वो इंशाल्लाह इसको जो है वो नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में हम इसको भी जो है वो डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जानिब जाते हैं। जो मेन हमारा आज का जो है वो कंसर्न है कि व्हाट इज़ दी प्रोसीजर एंड क्राइटेरियाज फॉर डिफरेंट dosage forms, for different solid dosage forms or other dosage forms. So first of all is procedure for uncoated and plain coated tablets। सही है। तो सबसे पहले प्रोसीजर बता रहा है वो अनकोटेड और प्लेन कोटेड टैबलेट्स का क्या है। सो प्रोसीजर सिंपल है कि मैंने आपको पीछे भी बताया है कि इसमें जो है सेपरेटर्स में 6 ट्यूब्स होती हैं जिसमें आप डोजेज यूनिट्स को रखते हैं। सो आपने क्या करना है, 6 ट्यूब्स हैं, 6 आपने क्या कर लेनी है, डोजेज यूनिट्स ले लेती हैं। हर एक ट्यूब में आपने एक एक डोजेज यूनिट को रख देना है। सही है। और फिर आपने उन ट्यूब्स के अंदर जो है वो अपना जो है वो सॉल्वेंट ऐड कर देना है। सॉल्वेंट जो है वो यूजुअली वाटर होता है, लेकिन ये डिपेंड करता है मोनोग्राफ के ऊपर और पर्टिकुलर ड्रग के ऊपर। सही है। तो ये जो है वाटर की बजाय जो सॉल्वेंट है कोई और भी हो सकता है। सही है। 0.1 नॉर्मल हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है स्पेसिफिकेशन के ऊपर और जो आप पर्टिकुलरली ड्रग जो है वो जिसका एनालिसिस आप करने जा रहे हैं उसके ऊपर। फिर वो अमर्शन फ्लूइड, ठीक है, जिसमें आपने डोजेज यूनिट्स को अमर्स किया हुआ है बेसिकली जो वाटर है या कोई भी दूसरा है, तो उसका टेम्परेचर कितना रखना है, 37 +- 2, यानी कि इसमें टॉलरेंस जो है वो जस्ट 2 की है। मतलब 2 का जो है वो टेम्परेचर का डिफरेंस हो सकता है। सही है। और फर्स्ट ऑफ ऑल जो है अब आपने क्या किया जी कि आपने 6 ट्यूब्स के अंदर 6 यूनिट्स आपने रख दिए। अब अगर फ़र्ज़ किया, अब प्रोसीजर तो इसका ये हो गया, आपने 6 यूनिट्स रख दिए, टेम्परेचर जो स्पेसिफाई था 37 वो आपने दे दिया। फ्लूइड आप सॉल्वेंट डाल के टेम्परेचर सेट करके आपने जो है वो पर्टिकुलर टाइम के लिए जो है वो उसको डिसइंटीग्रेट होने के लिए आपने रख दिया। अब कितने टाइम के लिए आपने डिसइंटीग्रेशन करनी है ये भी डिपेंड करता है पर्टिकुलर डोजेज फॉर्म के ऊपर। सही है। 15 मिनट्स के लिए, 45 मिनट्स के लिए, 60 मिनट्स के लिए, इट डिपेंड्स अपॉन, इट वेरीज अकॉर्डिंग टू डोजेज फॉर्म्स। सही है। सो ये भी जो है वो इंडिविजुअल जो मोनोग्राफ होता है ड्रग का उसमें मेंशन होता है टाइम कि आपने कितनी देर के लिए उस डोजेज फॉर्म को आपने डिसइंटीग्रेट करवाना है। 15, 30, 45, 60 इट इज़ मैंशनड इन पर्टिकुलर मोनोग्राफ ऑफ दैट पर्टिकुलर डोजेज फॉर्म, दैट पर्टिकुलर ड्रग। सही है। सो इनिशियली आप जब 6 टैबलेट रख देते हैं ट्यूब्स में, तो अगर एक उन 6 में से 1 या 2 जो हैं वो डिसइंटीग्रेट नहीं हो पाती, कितनी, 1 या 2, तो आप क्या करते हैं, एडिशनल 12 जो हैं, 12 जो हैं डोजेज फॉर्म या टैबलेट्स आप कह लें, इन केस अगर आप टैबलेट्स आपने ज़्यादा रखी हुई हैं, तो आप जो है वो 12 एडिशनल जो है वो डोजेज फॉर्म के ऊपर आप क्या करोगे, उसको टेस्ट को रिपीट करोगे। इन केस अगर 1 या 2 जो हैं आपके फेल होते हैं। सही है। नेक्स्ट जो है इसके चलते हैं क्राइटेरिया की जानिब। अब वही बात, पहले आपने क्या करना है, 6 टैबलेट्स लेनी है। अगर 6 टैबलेट्स में से 1 या 2 डिसइंटीग्रेट नहीं होती, सही है, तो आप क्या करोगे, आप मज़ीद 12 एडिशनल लोगे टैबलेट्स। सही है। अब 6 पहली थी और 12 एडिशनल होगी, टोटल कितनी होगी, 18। अब 18 में से कम से कम, अगर फ़र्ज़ किया पहले आपने 6 लगाई, आपने देखा एक डिसइंटीग्रेट नहीं हुई, 5 डिसइंटीग्रेट होगी, आप क्या करेंगे, आप टेस्ट को रिपीट करेंगे, लेकिन इस दफ़ा आप जो है वो 12 एडिशनल टैबलेट्स जो हैं वो लेंगे। ठीक है। 12 एडिशनल के ऊपर आपने लगाया। सही है। 6 पहले पे आपने लगाया था टेस्ट, 12 और एडिशनल ले लिया आपने। ठीक है। उनको 6-6 करके लगाना है, ये नहीं कि आपने 12 ही फेंक देनी है ट्यूब्स के अंदर, नहीं, 6-6 करके आपने लगानी है बारी बारी। सही है। अब टोटल कितनी होगी, 18। अब उन 18 में से, ठीक है, टोटल एक तो आपकी पहले ही फ़र्ज़ किया डिसइंटीग्रेट नहीं हुई थी,
तो रिमेनिंग आपने यहाँ और कितनी लगाई, 12 और लगाई। अगर उनमें से 12 में से भी जो आप लगा रहे हैं, उनमें से भी जस्ट एक और आप जो है अगर डिसइंटीग्रेट नहीं होती है आपकी, ठीक है, तो वो आपका टेस्ट जो है वो पास है। मतलब ये हुआ कि आपने 18 टोटल टैबलेट्स ली, 18 में से 16 जो है उनका डिसइंटीग्रेट होना ज़रूरी है। अगर फ़र्ज़ किया 16 नहीं होती, 15 होती हैं, 14 होती हैं, 12 होती हैं या 10 होती हैं, तो इट मीन्स कि वो जो आपका वो जो एनालिसिस आपका जो डोजेज फॉर्म है वो फेल हो जाएगी टेस्ट के ऊपर, वो पास नहीं होगी। ठीक है। सो दिस इज़ द बेसिक क्राइटेरिया। पहले आपने 6 लेनी है, 6 में से अगर 1 या 2, अगर फ़र्ज़ किया आपने पहले 6 टैबलेट्स लीं, 6 में से ही 4 जो हैं वो डिसइंटीग्रेट नहीं हुई, तो आप सेकंड स्टेज की तरफ जाएंगी नहीं। क्यों? क्योंकि 4 तो ऑलरेडी हो गई हैं, ठीक है। 12 आप एडिशनल लेंगी तो 4 तो ऑलरेडी हो चुकी हैं, ठीक है। 12 में से अगर 12 की 12 पास भी हो जाएँ तो फिर भी वो फेल है, क्योंकि 6 और 12 एडिशनल 18, 18 में से 4 पहले ही हो गई हैं, तो पीछे कितनी बची आपकी 14, तो 14 पास हो रही हैं, तो आप इट मीन्स कि वो फेल है। सो दूसरी स्टेज की तरफ फिर आप जाएंगी नहीं। सही है। इट डिपेंड्स करता है सिनेरियो के ऊपर। सही है। सो दिस इज़ द बेसिक क्राइटेरिया फॉर अनकोटेड एंड प्लेन कोटेड टैबलेट्स। फिर नेक्स्ट चलते हैं, प्रोसीजर फॉर डिलेड रिलीज टैबलेट्स एंड कैप्सूल। अच्छा, यहाँ पे दो कंसेप्ट हैं, एक डिलेड रिलीज टैबलेट का कंसेप्ट है और एक है एक्सटेंडेड रिलीज का। अब जो डिलेड रिलीज टैब क्या है, एक्सटेंडेड रिलीज क्या है? अच्छा, डिलेड रिलीज़ में हम क्या करते हैं, हम ड्रग के रिलीज़ को डिले करवाते हैं, ख़ुद से डिले करवाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम उसके ऊपर कोई कोटिंग ऐसी रख देते हैं जैसे कि इंटेरिक कोटेड टैबलेट्स होती हैं। हमारा पर्पस क्या होता है, जैसे एस्पिरिन की एस्कॉर्ट जो है वो मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है, वो इंटेरिक कोटेड है। फिर डिक्लोफेनिक जो है वो इंटेरिक कोटेड है। हमारा बेसिकली पर्पस क्या होता है कि हम चाह रहे होते हैं कि ये स्टमक में रिलीज़ ना हो, ये इंटेस्टाइन में जाके इनका रिलीज़ हो। सो हमने वहाँ पे जानबूझ के जो है क्या किया है कि एक कोट लगा दिया है ताकि उसका रिलीज़ डिले हो जाए और आगे जाके वो इंटेस्टाइन के किसी पोर्शन में जाके वो रिलीज़ हो। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ डिलेड रिलीज़, जिसमें हम क्या करते हैं, खुद से डिलेड। अब जो एक्सटेंडेड रिलीज़ होती है ना डोजेज फॉर्म, उसमें क्या होता है कि हम टैबलेट का मैन्युफैक्चरिंग साइड पे पॉलीमेरिक नेटवर्क ही इस तरह का हम तैयार करते हैं कि वो टैबलेट जो है वो रिलीज़, जो ड्रग को रिलीज़ करती है वो क्या करती है, वो इंटरवल्स में करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक मेडिसिन में 100% ड्रग है, उसमें जब हम क्या करते हैं कि उसको एक्सटेंडेड रिलीज़ बनाने की खातिर हम उसका पॉलीमेरिक, उसका डोजेज फॉर्म का पॉलीमेरिक नेटवर्क ही इस तरह का डिज़ाइन करते हैं कि वो क्या करती है कि 1 घंटे बाद 20% रिलीज़ होती है, फिर अगले 2 घंटे बाद 40% रिलीज़ होती है, फिर अगले 3 घंटे बाद वो क्या होती है जी, 100% रिलीज़ कर जाती है। सो एक्सटेंडेड रिलीज़ के केस में हम पॉलीमेरिक नेटवर्क जो है वो डिज़ाइन करते हैं फॉर एक्सटेंडेड पर्पस। ठीक है, कि ड्रग जो है वो डिफरेंट इंटरवल्स के बाद अपने आप को वो डिफरेंट परसेंटेजेस में वो रिलीज़ करे। सही है। सो एक्सटेंडेड रिलीज़ का जो कॉन्सेप्ट है वो डिपेंडेंट है पॉलीमेरिक डोजेज फॉर्म के पॉलीमेरिक नेटवर्क के ऊपर। और ये जो डिलेड रिलीज़ है, इसमें डिपेंड करता है ड्रग का रिलीज़ उसके कोटिंग के ऊपर। ठीक है, हम कोट कर देते हैं, ठीक है, और कोट इस तरह का करते हैं कि वो स्टमक में रिलीज़ नहीं होने पाती, वो कहाँ पे जाकर रिलीज़ हो जाती है, इंटेस्टाइन्स के अंदर। सो वहाँ पे हम क्या करवा रहे होते हैं, डिले करवा रहे होते हैं। और एक में हम क्या करवा देते हैं, पॉलीमेरिक नेटवर्क इस तरह के डिज़ाइन कर देते हैं कि वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो स्लोली इंटरवल्स के बाद जो है वो रिलीज़ होना शुरू हो जाती है ड्रग। सो पहले हम देते हैं प्रोसीजर डिलेड रिलीज़ का। इसका प्रोसीजर वही सेम ही है। 6 ट्यूब्स हैं, आपने एक जो डिलेड रिलीज़ टैबलेट्स आई हैं, कैप्सूल जो हैं, ठीक है। अब डिलेड टैबलेट का तो पता लग गया, आया कि कैप्सूल्स भी होते हैं डिलेड रिलीज़। जी बच्चे,
स्टूडेंट्स या जो इस वीडियो को सुनेंगे, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, जी डिलेड रिलीज़ कैप्सूल्स भी होते हैं, जैसे ओमेप्राजोल के कैप्सूल्स हैं, ठीक है। वो उसमें जो ओमेप्राजोल होती है वो पैलेट की फॉर्म में होती है कैप्सूल्स के अंदर, ठीक है। और वहाँ से ड्रग का जो रिलीज़ है वो डिलेड जो है वो उसमें डिलेड टाइप में रिलीज़ होता है उसका ड्रग का, सही है। सो प्रोसीजर क्या है, वही है, 6 ट्यूब्स होंगी, एक-एक यूनिट को रखा जाएगा। अब इसको ये देख लेना है कि अगर तो शुगर कोटिंग है, ज़रूरी तो नहीं है एंटारिक कोटिंग ही हो, ठीक है, शुगर कोटिंग भी हो सकती है। तो अगर तो शुगर कोटिंग है तो हम क्या कर देते हैं कि टैबलेट को दूसरी स्टेजेस में ले जाने से पहले हम क्या करते हैं कि उसको 5 मिनट के लिए जो है वो वाटर में इमर्स करते हैं, ताकि उसकी शुगर कोटिंग जो है वो हल हो जाए, फिर उसको ईसट स्टेज की तरफ जो है वो ले जाते हैं, सही है। अब जैसे कि डिलेड रिलीज़ को मैंने आपको बताया कि स्टमक में जो है वो रिलीज़ नहीं होती, इंटेस्टाइन्स में जो है वो रिलीज़ होती हैं, ठीक है, डोजेज फॉर्म टैबलेट्स। तो स्टमक में क्या है, एसिडिक कंडीशंस है, इंटेस्टाइन में क्या है, बेसिक कंडीशन है। तो यही इसमें हमने देखना है कि हमने क्या किया जी, 6 ट्यूब्स जो हैं वो उसमें डोजेज यूनिट को रख के, ठीक है, अगर तो वो शुगर कोटिंग है 5 मिनट के लिए वाटर में इमर्स करेंगे, दैन उसको ईसर स्टेज में ले जाएंगे। ईसर स्टेज में क्या होगा, ईसर स्टेज में और बेसिक बफर स्टेज जो है, जो कि हमारे इंटेस्टाइन के अंदर यूजुअली कंडीशंस होती हैं, सिंपल। यूसेज स्टेज में क्या होगा कि हम उसको डोजेज फॉर्म को सिमुलेटेड गैस्ट्रिक फ्लूइड के अंदर रखेंगे, ठीक है, टेम्परेचर दे देंगे 37 और टाइम जो है वो 1 आवर रखेंगे, ठीक है। और बफर स्टेज में क्या होगा, वो बफर स्टेज में जो है अमर्सिंग फ्लूइड कौन सा होगा, वही सिमुलेटेड इंटेस्टाइनल फ्लूइड होगा या फास्फेट बफर होगा, ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल मोनोग्राफ में क्या मेंशन किया गया है, सही है। टेम्परेचर 37, ठीक है, और टाइम जो है वो स्पेसिफाइड होगा। अच्छा, अब इसमें देखें ईसट स्टेज में जो टाइम होगा वो 1 आवर होगा, और ये जो इसमें बफर स्टेज होगी ना, उसमें जो टाइम होगा वो डिपेंड करेगा इंडिविजुअल मोनोग्राफ के ऊपर, ठीक है। वो ये टाइम वेरिएशंस जो है वो बफर स्टेज में वो ड्रग टू ड्रग जो है वो वेरी करती रहती है, सही है। तो ये इसमें जो है वो फॉलो किया जाएगा जो ड्रग के मोनोग्राफ में लिखा है टाइम, सही है। तो नेक्स्ट जो है इसका जो क्राइटेरिया यही है। अब मैंने आपको बताया कि डिलेड रिलीज़ टैबलेट्स या डोसेज बनाने का क्या पर्पज़ है, यही था कि जो ड्रग है हमारी वो स्टमक में रिलीज़ ना हो, ठीक है। तो ईसड स्टेज में जब हमारी डिसइंटीग्रेशन का टेस्ट अप्लाई करते वक्त ईसड स्टेज में जब हमारी टैबलेट्स होंगी, उस वक्त कोई भी टैबलेट डिसइंटीग्रेट नहीं होनी चाहिए। अगर एक भी टैबलेट डिसइंटीग्रेट हो जाती है तो इट मीन्स के पूरा का पूरा बैच जो है वो फेल है, सही है। क्योंकि ये बिल्कुल भी इस केस में बिल्कुल भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, नो डिसइंटीग्रेशन इन ईसर स्टेज, ठीक है, इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, सही है। क्योंकि हमारा फिर तो मकसद ही कह लें कि उस टैबलेट को डिज़ाइन करने का एक हिसाब का फ़ौत हो जाता है कि हमने वो जो हमारी जो टैबलेट है वो ईसर स्टेज पे एक डिसइंटीग्रेट, तो वो कंप्लीट जो है वो बैच फेल हो जाएगा। बफर स्टेज पे जो है वो सारी की सारी टैबलेट्स जो हैं वो आपकी जाके डिसइंटीग्रेट होनी चाहिए। ईसड स्टेज पे कोई टैबलेट नहीं, और बफर स्टेज पे सारी की सारी डिसइंटीग्रेट होनी चाहिए, क्योंकि हमने उसको डिज़ाइन ही ऐसे किया है कि वो इंटेस्टाइन में जाके खुले, ठीक है, टूटे टैबलेट, ताकि उसमें से ड्रग निकले, ठीक है। तो वो सारी की सारी टैबलेट बफर स्टेज में क्या हो जाएंगी, डिसइंटीग्रेट हो जाएंगी। सो इट मीन्स के बफर स्टेज में वही क्राइटेरिया अप्लाई होगा जो कि अनकोटेड और प्लेन कोटेड टैबलेट्स में था, वही कि पहले अगर आपने 6 यूनिट्स लेने हैं, वो कम्प्लीटली डिसइंटीग्रेट हो गए तो टेस्ट आपका ड्रग जो है टैबलेट या जो डोजेज फार्मा टेस्ट उसका पास हो गया। अगर फ़र्ज़ किया एक आधा एक या दो फेल हो जाते हैं तो आप 12 एडिशनल की तरफ लेके जाएंगे, ठीक है। तो 12 एडिशनल में से भी टोटल 12 बाद में 6 पहले, टोटल 18 होंगे। सो 18 में से टोटल जो है वो आपके 16 जो है वो डिसइंटीग्रेट होने चाहिए। अगर 16 से कम हो रहे हैं तो फिर भी आपका जो है वो क्या हो जाएगा, बैच जो है वो
फेल हो जाएगा। सो दिस इज़ द बेसिक criteria behind rare risk tablets and capsule. So what is the procedure and criteria for buccal tablets, sublingual capsules, tablets are oral suspensions, tablets for oral solutions, chewable tablets, uh, topical solutions, tablets for topical solutions. ठीक है, तो इसका वही सेम ही है इनका भी प्रोसीजरल क्राइटेरिया जो कि अनकोटेड और प्लेन कोटेड वाला है। 6 टैबलेट्स, अगर एक या दो फेल हो रहे हैं देन अगेन 12 एडिशनल। ठीक है, और उसमें से भी 16 का पास होना जो है वो ज़रूरी है। सो नेक्स्ट प्रोसीजर फॉर एफरवेजेंट टैबलेट्स फॉर ओरल सॉल्यूशंस। अब इसमें एफरवेजेंट्स के टैबलेट्स के केस में आपने क्या लेना है, एक बीकर लेना है 200 ml का, उसमें आपने एक टैबलेट को प्लेस कर देना है। सही है, कितना, एक टैबलेट। बीकर आपने याद रहे कि 200 ml आपने बीकर आपने लेना है 250 वाला, ठीक है, या 250 से अबव वाला, ठीक है, जितना भी हो जाए, क्योंकि आपने उस बीकर के अंदर 200 ml वाटर ऐड करना है। सही है। सो बीकर का जो नॉमिनल वॉल्यूम है वो आपके वाटर के वॉल्यूम से थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि एफरवेजेंट टैबलेट्स के केस में एफरवेजेंट प्रोड्यूस होगी तो पॉसिबिलिटी है कि वाटर थोड़ा सा ऊपर को आए, तो जिससे जो है वो बीकर से बाहर भी जा सकता है। सो आपने बीकर का जो नॉमिनल वॉल्यूम है थोड़ा सा ज़्यादा रखना है वाटर की निस्बत। सही है, ताकि एफरवेजेंस जब प्रोड्यूस हो तो लिक्विड जो है वो बाहर ना आए। सिंपल, एफरवेजेंट टैबलेट को आपने वाटर में रख देना 5 मिनट के लिए। सही है, या इसके जो भी इंडिविजुअल मोनोग्राफ में जो है वो ड्रग के जो मोनोग्राफ में जो मेंशन किया गया है टाइम, ज़्यादातर वैसे 5 ही होता है, लेकिन मे भी ड्रग टू ड्रग वेरिएशन भी आ सकती है। सही है, तो क्राइटेरिया इसका क्या होगा, क्राइटेरिया वही कि 5 मिनट के लिए आपने रखना है। 5 मिनट के बाद जो है जो गैस, जब आप रखेंगे तो गैस निकलना शुरू हो जाएगी वाटर में से। 5 मिनट के गैप बाद जो है वो गैस जो है वो डिसअपीयर हो जाएगी। सही है, अगर तो गैस डिसअपीयर होना शुरू हो जाए, अगर तो गैस बिल्कुल ही नहीं आती तो फिर भी टैबलेट जो है वो बैच जो है वो फेल है। अगर 5 मिनट के बाद स्टॉप नहीं होती गैस निकलनी तो तब भी जो है वो बैच जो है वो फेल हो जाएगा, क्योंकि उसमें जो है वो एफरवेसेंस जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। सही है, तो जब वो गैस आएगी नहीं तो इट मीन्स कि वो एफरवेसेंट है ही नहीं। सही है, सो दिस इज़ द क्राइटेरिया फॉर एफरवेसेंट टैबलेट्स फॉर ओरल सॉल्यूशन। इसी तरह एफरवेसेंट ग्रैन्यूल्स हैं, इनका भी वही है। रिक्वायर्ड डोजेज फॉर्म जो इसमें क्या है कि आपने जो रिक्वायर्ड डोजेज है वो वही 200 ml में आप वाटर में आपने रखनी है बीकर लेके, 5 मिनट के लिए आपने देखना है। सही है, तो गैस 5 मिनट के बाद अगर तो स्टॉप हो जाती है निकलना तो इट मीन्स कि वो बैच जो है वो पास है। अगर गैस बिल्कुल नहीं निकलती या 5 मिनट के बाद भी स्टॉप नहीं हो रही, ज़्यादा देर तक के लिए आ रही है, तो इट मीन्स के आपका बैच जो है वो फिर भी फेल हो जाएगा। So this is the basic understanding about disintegration regarding to procedure and criterias for different dosage forms. सो होप सो कि आपको जो है ये छोटी सी प्रेजेंटेशंस जो है वो आपको पसंद आए। तो इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या कोई क्यूरी हो आपकी, तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में जो है वो अपना क्वेश्चन या क्यूरी लिख के आप जो है वो पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ दैट। सो बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।